हेलो स्टूडेंट्स। सो ये सीरीज़ देखिए बच्चों, ये सीरीज़ हमारी जो हमने लास्ट सेशन लिया था उसमें हम 22 जनवरी 2026 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 16 तक ही कर पाए थे, है ना। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करना है, जो कि मैच द कॉलम है। तो चलिए बच्चों, फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ना बच्चों। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 16 है ना, 17 में है आपका। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, ठीक है, विथ द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड हीट इन कॉलम 2 आर इन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेने में थोड़ा सा इजी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? पॉइंट कॉलम 1 में, मतलब क्वेश्चन नंबर तो 17 है, कॉलम 1 में है। यहाँ से दिख रहा है ना? अच्छा, नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा हूँ। तो हमारा कॉलम 1 में लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, मैच द कॉलम है कॉलम 1 2, उसमें लिखा हुआ है जो हमारा ए है ना बच्चों, ए क्वेश्चन पेपर में जैसा लिखा हुआ है वैसे मैं लिख रही हूँ। ऑफ मोनोक्रोमैटिक आइडियल गैस undergoes polytopic process PV minus half with delta T is equals to 320 Kelvin। फाइंड करना है हमें इंटरनल एनर्जीज की, ठीक है। ये P है, यहाँ पे Q लिखना होगा और फिर यहाँ पे R। तो बी नंबर पे, बी पार्ट में क्या है? फाइंड हीट सप्लाइड टू 2 moles of gas having heat capacity as 5/2 capital R and delta T is equals to 130 Kelvin, ठीक है बच्चों, है ना। तो 130 केल्विन इतना दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। अब सी पॉइंट में, यहाँ पे आर के लिए सी हम क्या लिखेंगे? सी में दिया हुआ था फाइंड द डेल्टा यू फॉर 1 मोल डायटोमिक गैस फॉर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 230 केल्विन, ठीक है बच्चों। फिर आपके कॉलम 1 में 650 आर कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, फिर लिखा हुआ था 800 आर, फिर लिखा हुआ था, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है क्या स्क्रीन में? चलिए ठीक है, इसके सामने लिखा हुआ था 480 आर, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन भी हम लिख देते हैं ना, ओके, ये तो इजी हो जाएगी। ये ऑप्शन अलग है, ठीक है, यहाँ नहीं। चलिए, 8 and 2
आर था, फिर था बी टेंड्स टू पी और सी टेंड्स टू क्यू। फिर ए पी था, इसी कंटिन्यूशन में ए पी था, बी आर था, फिर क्या था सी और क्यू। फिर ए आर था, बी क्यू था और सी पी था। फिर ए क्यू था, बी पी था और सी आर था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे ये 4 ऑप्शन थे। अब हमको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ना, वो वाला पार्ट, थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट आपको जिसमें ये सब एक्सप्रेशन रहते हैं, तो उसमें आपको फॉर्मूला जैसे जैसा कहा गया वैसे वैसे फाइंड करना था। सिंपल ही क्वेश्चन था बच्चों, परेशान नहीं होना है इसमें, है ना। क्या था, जैसे देखिए आपको मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका इतना। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखिए बच्चों, डेल्टा ई फाइंड करना था ना यहाँ पे, डेल्टा यू, सॉरी डेल्टा ई बोल रही हूँ, डेल्टा यू था। डेल्टा यू फॉर एनी प्रोसेस। ठीक है, क्या होगा, एन होगा, एन सी वी डेल्टा टी। ये मेमोरी हैक के लिए क्वेश्चन याद रखना था। कैसा होगा, कैसा आया है ये, जब हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे ना तब अपन समझेंगे। बाकी अभी मुझे पेपर को कंप्लीट करना है ना बच्चों, टारगेट ये है। देन 3r/2 होता है, हम डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। और क्या होगा यहाँ पे, 320 होगा, है ना, 320। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इतना आना चाहिए। ठीक है, और बी हो जाएगा डेल क्यू माइनस एन सी प्रोसेस मिलेंगे। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, है ना, 130 वही आर। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी यू फाइंड करना था, है ना बच्चों, 1/5/2 आर। थ्री ट्वेंटी इज इक्वल्स टू 800 आर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। और अब हम क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा रीड कर लो, है ना। क्या है, स्टेटमेंट 1 था, फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इन कांटेक्ट विथ इट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कुछ इस तरह से था। फिर स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है बच्चों कि द एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ molecules at the surface of a liquid leads to surface tension. So here what we do हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया 17। अब हमें करना है 18। 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर कह रहा है, स्टेटमेंट 1 जो है, लिख दूं क्या, स्टेटमेंट 1 लिखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो कह रहा है, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर। ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है ये क्वेश्चन, ऑन द सरफेस। ठीक है,
of a solid in contact with it। ये सही है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट टू जो है आपको ना थ्योरी अगर नहीं स्ट्रांग होगी तो करवाऊंगी, स्टार्ट करूंगी सेशन। बट ये जो सेशन है ना बच्चों, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि थोड़ा बनाने में मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है ना बच्चों। तो हमें बस यही है कि सबसे जो पुअरेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियली जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब एक अच्छा माध्यम हो जाता है उनके लिए। तो मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है ना। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे अगर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो अच्छा होगा। तो लगेगा कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं ना। लीड्स टू सरफेस टेंशन। आप लोग शेयर करते जाइए, सबसे शेयर कर दीजिए सबको, जो भी नीडी स्टूडेंट हैं जिनको ज़रूरत है फिज़िक्स की स्पेशली। तो यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स को लेके सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ, तैयारी ऑनलाइन में आने में, ऑफलाइन तो है ही, ऑनलाइन आने में लगी हुई हूँ। ठीक है बच्चों, कि सभी को अफोर्ड हो पाए, है ना। तो ठीक है, तो स्टेटमेंट वन जो था हमारा वो लिखा था फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इन कांटेक्ट विथ इट। ठीक है, और ये लिखा हुआ है एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड लीड्स टू सरफेस टेंशन। ये भी सही है ना। तो हमारा जो ऑप्शन जो ए बी असर्शन रीज़न होता है ना, एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट वन टू ट्रू फॉल्स में, तो उसमें जो आपके क्वेश्चन पेपर में मुझे दिख रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं। ठीक है, कैसे हो रहे हैं ये जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तब समझेंगे, है ना। और स्टेटमेंट जो सेकंड है ना बच्चों, पर वो जो सेकंड स्टेट, फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी तो है मॉलिक्यूल की सरफेस, लिक्विड के सरफेस में, दैट लीड्स टू सरफेस टेंशन। और यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि मतलब फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड व्हेन इन कांटेक्ट विथ इट, है ना। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है करेक्ट। तो स्टेटमेंट टू नॉट करेक्ट एक्सप्लेन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर टू जो होगा, इसमें आपका टू जो होगा ना क्वेश्चन पेपर में, वो आप इसे सही करेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 जो है हमारा वो क्या था, 19 क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर ज़ीरो। ठीक है, आर नॉट आर ज़ीरो जो है ना, क्या है, कैपिटल एम है, at a distance smaller from the center of the planet, if area velocity of the object is 10 kilometer square per second, now if if density of the planet increases by plus 10% and radius of planet increases by plus 10%, then find new एरिया वेलोसिटी हमें फाइंड करना है एट सेम ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने अगर ग्रेविटेशन पढ़ा होगा चैप्टर, तो ग्रेविटेशन में बच्चों यहाँ पे केपलर्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको याद होगा, इसलिए मैं भी बोलने में थोड़ा सा वो संकोच कर रही हूँ, पर कोई नहीं, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम समझ पाए, है ना बच्चों। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है प्लेनेट के अराउंड, कैपिटल एम मास और रेडियस आर ज़ीरो से। ठीक है बच्चों, फिर क्या लिखा है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, इतना है, प्लेनेट है आर डिस्टेंस पे प्लेनेट के सेंटर से। अगर एरिया वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 10 किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ठीक है, लिख दूँ क्या, एरिया वेलोसिटी 10
किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है अगर, तो नाउ इफ डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इंक्रीजेज बाई, है ना, +10% एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट इंक्रीजेज बाई +10%, डेंसिटी और रेडियस दोनों ही +10% अगर इंक्रीज हो रहे हैं, देन फाइंड न्यू एरिया वेलोसिटी एट सेम और ऑर्बिटल रेडियस। तो हम न्यू एरिया वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो और you need to remember this formula, t is equals to 4 pi square, आई थिंक केपलर सेकेंड और थर्ड लॉ है ना, देखिएगा पाई आर स्क्वायर मतलब डेराइव करके निकलता है, डायरेक्ट नहीं आता है, तो r³ d g m, ठीक है, ठीक है, ये है फॉर्मूला आपका। हमें एरिया वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो यहाँ पे वी एरिया है ना, एरिया स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, डायरेक्ट पुट वैल्यूज, ओके। सो पाई आर स्क्वायर, देन पाई आर स्क्वायर gm अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और r³ देन इज इक्वल्स टू व्हाट, कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, GMR मिलेगा बाई 4 मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए GMR बाई 4 तो ठीक है ना। अब मास पुट करेंगे ना, मास की वैल्यू क्या होगी, m4 क्या था यहाँ पे, कैपिटल M क्या था, रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट ऑफ मास, है ना, फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो कैसे यहाँ पे देखिए G लिख देंगे हम, बाई 4 लिख देंगे, इसी तरह से हम R लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ होता है ना स्फेरिकल वॉल्यूम, मास इनटू क्या होता है, मास का फॉर्मूला क्या होता है, π/3, दिख रहा है ना, π/3, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे π/3, और हम 4 कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, GR कैपिटल R³ और रो, इतना बचेगा हमारे पास, है ना बच्चों। और कोई डाउट हुआ इसमें, क्या नहीं हुआ। तो अब R, क्योंकि स्मॉल r तो इस कांस्टेंट होगा ना, तो हम क्या, जब ये कांस्टेंट है स्मॉल r, तो फिर हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बच्चों। तो V2 एरिया का स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर एरिया, है ना बच्चों। तो ये हो गया, तो ये इज इक्वल्स टू हो गया है 110 रो 11/10 क्यूब डॉट R क्यूब, कुछ नहीं वैल्यू पुट कर रहे हैं, अपॉन रो R क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हम सॉल्व जब करेंगे तो क्या आएगा, V, है ना, इसको सॉल्व करना है हमको, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। हाँ, 11/10, ये कट जाएगा ना ये, तो इसकी पावर 4 कर देंगे इंटू 100, है ना। हंड्रेड कहाँ से आ रहा है ना समझ में। तो फिर ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12.1, ठीक है, 12.1 आ रहा था हमारा किलोमीटर स्क्वायर और सेकंड, ठीक है बच्चों। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी ये सिंपल कैलकुलेशन ही तो है, बस हमारा यही ऑप्शन आंसर आना चाहिए, देखिएगा क्वेश्चन पेपर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब आते हैं, वो भी गेट का क्वेश्चन है। तो गेट का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हुआ है कि एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर लें, लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर लें।
फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं ना। क्या है ये? एलईडी है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एलईडी। ठीक है, तो एक इनपुट है ए बी। ए बी ए बी इनपुट है, ए बी सी डी आर अप्लाइड एज शोन, ठीक है। लॉजिक सर्किट है, इसमें क्या है, एक एलईडी है जो कि कनेक्टेड है आउटपुट से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल द एलईडी ग्लो। तो किस कॉम्बिनेशन से एलईडी हमारी ग्लो करने लगेगी, तो हमें ये बताना है। तो ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, लॉजिक सर्किट है। तो इसमें आप अपना लॉजिक लगाइए, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे हम, इसमें ये 2 टर्मिनल्स दिए हुए हैं और दोनों ही टर्मिनल्स कौन से गेट हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारा, जब 2 टर्मिनल्स पे दिया हुआ है तो ये स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा बन रहा है कि ये ए बार प्लस बी बार और इसका होल बार। क्यों किया हमने ऐसा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सी प्लस डी बार आर 2 टर्मिनल्स, ठीक है, 2 टर्मिनल्स हैं ये, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी दिया हुआ है, ए बी सी प्लस डी जो है ना, सी प्लस डी का बार, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन बनेगी, हमें बताना था कब एलईडी हमारा ग्लो करने लगेगा। तो एलईडी हुई ये और ग्लोज यहाँ पे लिख दें व्हेन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में हमारी एलईडी ऐसे केस में ग्लो करेगी। हमने डायरेक्ट लिख दिया है, कैसे होगा ये डिटेल एनालिसिस में बताएंगे जब लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा यहाँ पे समझाना मुश्किल है क्योंकि कंटिन्यूएशन में है ना, पेपर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। अब हम सेक्शन नंबर बी स्टार्ट करेंगे। और सेक्शन बी जो है वो तो आप लोगों को पता ही है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है। तो आई थिंक हमको एक न्यू शीट लेनी पड़ेगी, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं कि इसको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू।